नमस्कार, मेरा नाम है मंजीत यादव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वेलकम टू लॉ डोजो। इस वीडियो में हम समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो एक कहीं ना कहीं इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका बहुत बड़ा हाथ था। कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग हुई। 1600 में ब्रिटेन की क्वीन ने एक चार्टर पास किया। वो चार्टर किसे दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप अपना डेलीगेशन भेजकर या फिर आप एज अ ट्रेड कंपनी इंडिया में जाके ट्रेड स्टार्ट कीजिए। तो इसको भेजने का मतलब क्या था? क्यों ब्रिटेन की क्वीन ने चार्टर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को कि आप जाके ट्रेड कीजिए इंडिया में? तो उस समय पे इंडिया एक सिग्निफिकेंट रोल रखता था ट्रेड के मामले में ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो डायरेक्टली रिलाई करती थी ट्रेड के लिए इंडिया पर। बट हुआ क्या कि बीच में जब जो रूट था उसके बीच में अरब्स का जब कंट्रोल इस्टेब्लिश हुआ तो उसके बाद यूरोपियंस को दिक्कत हुई उस रूट से इंडिया आने में। ठीक है, तो ये जो एक यूरोप है इसके बीच में एक एरिया है, उससे वो इंडिया आते थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब वो इस रास्ते से इंडिया नहीं आ पाते थे तो उन्होंने कुछ डेलीगेशंस को भेजा कि आप इस रास्ते से, ये जो आपका केप ऑफ गुड होप है, आप इसको कवर करके, इसको पार करके आप इंडिया जाइए, वहाँ पे अपना ट्रेड इस्टेब्लिश कीजिए। तो सबसे पहले जो डेलीगेशन इंडिया में आए थे यूरोप की तरफ से वो आए थे पुर्तगीज़। ठीक है, तो सबसे पहले डेलीगेशन भेजे गए थे पुर्तगीज़ के द्वारा। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने डेलीगेशन भेजे तो इंडिया में पहले से पुर्तगीज़ जो थे वो थे मौजूद। अब हुआ क्या कि जो इंडिया में मुग़ल रूल था उस समय पे, तो मुग़ल रूल के जो रूलर थे वो कहीं ना कहीं परेशान हो चुके थे जो पुर्तगीज़ थे उनसे। वो कहीं ना कहीं उनके कन्वर्जन, उस टाइम पे एक प्रैक्टिस चलती थी, वो थी बैप्टिज़म। बैप्टिज़म में क्या होता था कि वो जो क्रिश्चियंस होते हैं वो पानी में नहला के कन्वर्जन करते थे। तो कहीं ना कहीं जो मुग़ल रूलर थे वो उनकी जो फैसिलिटीज़ थी उनके आदी हो चुके थे। बट वो ये भी चाहते थे कि ये जो पुर्तगीज़ हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहे। तो उन्होंने उसके चक्कर में कहीं ना कहीं एक टसल क्रिएट करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो डेलीगेशन थी उन्हें अलाउ कर दिया कि आप अपना ट्रेड स्टार्ट कर दीजिए। हुआ क्या, अब ज़्यादा डीप में ना जाते हुए हम देखते हैं कि जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एज अ कंपनी स्टेब्लिश हुए तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना इंडिया पर रूल कैसे इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी 4 और यूरोपियन कंट्रीज़ के डेलीगेशन या फिर एज अ कंपनी मैं बोलूँ वो इंडिया में उस समय ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो टसल था केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगीज़ के बीच में नहीं, बहुत सारी और भी जो यूरोपियन कंपनीज थी वो इंडिया में उस समय बैठी हुई थी। एक डच, पुर्तगीज़, फ्रेंच, दानिश, ये 4 जो कंपनीज थी वो इंडिया में थी। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाय हुक और बाय क्रुक इन सबको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, फ्रेंच को बाई कार्नेटिक वॉर के जो हुई थी उसके बाद फ्रेंच जो थे वो कमज़ोर पड़ गए। दानिश कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा पावरफुल थे भी नहीं। ठीक है, तो वो वैसे ही चले गए थे। ठीक है, तो पुर्तगीज़ के साथ इनकी ट्रीटी हुई जिसमें आपके जो ब्रिटिश के प्रिंस थे चार्ल्स, उनको, और जो पुर्तगीज़ की जो क्वीन थी कैथरीन, इनकी जब शादी हुई तो पुर्तगीज़ ने बॉम्बे इन्हें दहेज में दे दिया। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो पुर्तगीज़ थे उनकी पावर बहुत एक लिमिटेड एरिया में सिमट कर रह गई। हालांकि मैं बोलूँ तो पुर्तगीज़ जो थे सबसे लास्ट में इंडिया से गए थे। ठीक है, 1960s के बाद। ठीक है,
लेकिन उनकी जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो गई थी। आप देखेंगे अगर इंडिया में तो जो पुर्तगीज़ कल्चर है वो सबसे ज़्यादा आपका गोवा की साइड, ठीक है, इधर की साइड आपको अच्छा खासा पुर्तगीज़ कल्चर देखने को मिलेगा। उसके बाद डच। डच तो क्या हुआ कि ये इंडोनेशिया में ट्रेड इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, तो वो अल्टीमेटली उन्होंने देखा कि हमारा यहाँ पे काम हो नहीं रहा। ऊपर से ये ट्रेवनकोर के एक राजा थे, उनसे हार गए थे। ठीक है, ज़्यादा हम डीप में नहीं जा रहे हैं, बस अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन सबको एलिमिनेट करने के बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीत गए और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। अब इससे अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेटली इनको दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स मिल गए किस किस एरिया के? तो एक बंगाल, उसके बाद आपकी उड़ीसा और बिहार। तो ये उस समय के जो जो उस समय का इंडिया था उसके एक प्रोमिनेंट एरिया हुआ करते थे। आप समझिए बंगाल केवल आज का बंगाल नहीं था, बंगाल में आपका बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और आसपास के एरियाज भी थे। बिहार केवल एक छोटा एरिया नहीं था, ठीक है, बिहार में झारखंड और ये बहुत से एरियाज आते थे। तो एक बहुत बड़ा जो एरिया था उसके दीवानी राइट्स इनको मिल गए थे। दीवानी राइट्स मैं आपको बताऊं तो जो टैक्स कलेक्शन राइट्स होते हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुके थे। तो अब इससे हुआ क्या? जो कंपनी 1600 में इंडिया एज अ डेलीगेशन ट्रेड कंपनी के तौर पे आई थी, वो आज कंप्लीट इंडिया को रूल कर रही थी। ठीक है, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। 1764 के बाद हुआ क्या कि क्यों ये कंपनी रूल में ये कुछ एक्ट्स लाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम समझते हैं कि इसे दो डिवीज़न क्यों किए गए हैं, एक कंपनी रूल, एक क्राउन रूल, ये क्यों किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी रूल। हुआ क्या कि जब 1764 में दीवानी राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे, उसके बाद जो जो ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने क्या किया कि वो अच्छे खासे लेवल पे करप्शन स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, वो क्या करते थे, किसी से भी टैक्स लेते थे और पर्सनल जो बेनिफिट्स होते थे उन्हें रेज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो खुद के बिजनेस स्टार्ट करने लग गए इंडिया में। इससे अल्टीमेटली हुआ क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो थे वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे भी अमीर हो गए थे। मतलब आप समझिए कि एप्पल कंपनी का एक एम्प्लॉय एप्पल कंपनी से भी ज़्यादा अमीर हो जाए। ये अजीब था ना, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय डेप्ट में जा रही थी और उसके जो एम्प्लॉयज़ थे वो ब्रिटेन के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में आने लगे थे। तो उससे देखकर जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वो परेशान हो गई, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अल्टीमेटली उन्होंने भेजा क्यों था, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। बट हो क्या रहा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया से प्रॉफिट जनरेट ना करते हुए वहाँ पे, तो एक समय ऐसा भी आ गया था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उससे लोन मांगा। तो इसको देखते हुए ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसे कहीं ना कहीं कुछ रूल्स और रेगुलेशन लगाने की ज़रूरत थी। किस पर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। तो इसी के लिए, इसी की वजह से जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसने कुछ एक्ट्स लाए। जो सबसे पहला एक्ट लाया गया वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक है, बट उससे पहले हम समझ लेते हैं ये डिवीज़न क्यों किया गया, कंपनी रूल और क्राउन रूल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है ना वो यहाँ पे अपनी पावर शो करेगी। ब्रिटेन की गवर्नमेंट अपनी पूरी पावर जो है उन्हें दिखाएगी किसके ऊपर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। बट कहीं ना कहीं उनका एक ट्रस्ट रहेगा कंपनी के ऊपर। ठीक है, मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है ना वो इंडिया में आकर काम नहीं कर रही थी। उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एट द एंड वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग। बट जब उनका रूल खत्म होगा ना तब स्टार्ट हुआ क्राउन रूल। उस समय क्या होगा कि जो कंपनी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो ख़त्म कर दी जाएगी। अब उसका कैसे डाउनफॉल स्टार्ट होगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
तो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसे समझ आ चुका था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उनके लिए लॉस क्रिएट कर रही है। ठीक है। एक वहाँ पे कॉलेज था मतलब ब्रिटेन में, हेल्सबरी कॉलेज। हेल्सबरी कॉलेज में क्या होता था कि वहाँ पे जो लोग पढ़ते थे वो डायरेक्टली रिक्रूट होते थे इंडिया में एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करने के लिए। अब वहाँ पे लोगों ने पता क्या स्टार्ट किया, वहाँ पे लोग घूस देकर कहीं ना कहीं अपना एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये कहीं ना कहीं शो कर रहा था कि इंडिया में पैसे की कमी नहीं है, इंडिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ठीक है। तो अब कंपनी रूल में हम देखेंगे कैसे सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा। ठीक है। कैसे जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो सेंट्रलाइज करेगी पावर को। सेंट्रलाइज मैं आपको बताऊं तो कि एक पॉइंट पर ऐसा हो जाएगा कि सारी पावर्स एक स्पेसिफिक पर्सन के पास दे दी जाएंगी। ठीक है। जैसे कि आज की आप देखें तो ये लोग रह रहे हैं, ठीक है, एक कंट्री में ये लोग रह रहे हैं, उसके ऊपर कुछ लोग होते हैं, उसके ऊपर कुछ लोग होते हैं, उसके ऊपर कुछ लोग होते हैं। एट दी एंड जब एक इंसान जो बचता है जिसके पास सारी पावर होती है, इसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब इंडिया में यही स्टार्ट होगा और एक टाइम के बाद क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों के मैट्रिक्स को हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट कैसे किया ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने। तो सबसे पहले एक्ट लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसमें सबसे पहला जो चेंज लाया गया था वो ये कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। ठीक है। तो इसको चेंज करने की वजह क्या थी, तो जो इंडिया में मेन जो पावर थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में, वो तीन मेजर प्रोविंस में थी। ठीक है। पहली बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। अब इन्होंने क्या किया, जो बंगाल की जो प्रोविंस थी उसे हेड बना दिया और बॉम्बे और मद्रास की जो प्रोविंस थी उन्हें सबऑर्डिनेट बना दिया। ठीक है। ये अभी भी गवर्नर ऑफ बॉम्बे रहेंगे, ये गवर्नर ऑफ मद्रास अभी भी रहेंगे। ठीक है। लेकिन जो बंगाल है अब ये इससे रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। क्योंकि अब ये सबऑर्डिनेट हैं किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ठीक है। सबसे पहला चेंज क्या लाया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है। दूसरा चेंज लाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट है उसे इस्टेब्लिश किया गया 1774 में। ठीक है। 1774 में कहाँ पे, कैलकाटा में। दूसरा चेंज इसके बाद क्या लाया गया, जो सबसे पहले चीफ जस्टिस जो थे, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले चीफ जस्टिस थे वो थी आपकी एलिजा एम्फे। ठीक है। और जो सबसे पहले आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वो थे आपके लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, एक चीफ जस्टिस, उसके नीचे 3 जजेस। ठीक है। उसके बाद जो कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, उन्हें प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व होने से प्रोहिबिट कर दिया गया। अब वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है। उसके बाद क्या किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एक पोस्ट बनाई गई। ठीक है। ये क्या करेंगे, जितने भी फंक्शंस हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उसको मॉनिटर करेंगे। उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, कितने मेंबर्स की, 4 मेंबर्स की। ठीक है। अच्छा, अब ये जितने भी चेंजेस आएगा ना, इसके बाद भी कुछ दिक्कतें आएंगी। तो सबसे पहली दिक्कत जो आएगी वो आएगी आपकी सुप्रीम कोर्ट के साथ, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट तो बना दी और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बना दिया। अब दिक्कत ये आएगी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगी, किसके एस्पेक्ट में, जो आपकी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके एस्पेक्ट में। अब इनके बीच में टसल स्टार्ट होगा। ठीक है। तो ये अमेंडिंग एक्ट लाएंगे, इसके बाद उसमें अमेंडमेंट एक्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे और इनकी जो पावर्स हैं उन्हें मतलब क्लियर किया जाए। दूसरी दिक्कत जो आएगी वो आपकी गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल है ना,
इसकी जो 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई है। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की 4 मेंबर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई है, अब इसमें टशल क्रिएट होगा क्या कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये एक मेंबर, इसके 4 सबॉर्डिनेट मेंबर। अब इसमें होगी वोटिंग। इन केस अगर ये 3 एक साथ हैं तो कहीं ना कहीं जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसकी पावर तो कम हो गई इनसे, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग सिस्टम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम आगे समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।